हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जिसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था भारत की आज़ादी दिलाने में, और किस तरह से अंग्रेज़ों ने एक संगठन बना करके भारतीयों को एकजुट करके शांत करना चाहते थे, मगर हुआ इसका उल्टा कि आप देखें कि अनंत आज़ादी दिलाने में इन्होंने जी जान लगा दिया था कांग्रेस। और कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीयों को हुई कि सभी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया एक जगह आने के लिए, एक जगह बैठ कर के विचार विमर्श करने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने इसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में, जो एओ ह्यूम्स थे, इनका जो एक सिविल सर्विस रिटायर थे, उन्होंने इसे सेफ्टी वॉल्व कहा था कि अंग्रेज़ों के लिए सेफ्टी वॉल्व है, और उसकी स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को ही जाता है इसका। तो आइए इसको हम डिटेल फॉर्म देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था और इसका क्या बैकग्राउंड रहा था। तो आप डिटेल बात कर लेते हैं कुछ और बिंदु पे। तो इसमें प्रथम आपको एक बिंदु है कि इसको जब एओ ह्यूम द्वारा, तो ह्यूम द्वारा आपको जब इसको स्थापना करने का विचार आया, तो प्रथम बार इन्होंने पुणे में इसका अधिवेशन जो वार्षिक था बैठक करने का प्रथम अधिवेशन था, जो 28 दिसंबर 1885 को जो संपन्न हुआ था। तो प्रथम बार इसको प्रस्ताव किया था पुणे में, बट पुणे में आप जानते हैं कि प्लेग फैल गया था, प्लेग नामक बीमारी फैल गया था, एक बीमारी था प्लेग नामक। इसी कारण से इसे पुणे से स्थानांतरित करके इसको पुणे में न करके बम्बई में किया गया। तो बम्बई में प्रथम अधिवेशन किया गया। और इसको अगर कांग्रेस की बात करें तो इसको 1884 में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एओ ह्यूम ने इसका नामकरण किया था कि इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रहेगा। बट आगे चल करके जब यह स्थापना हुई, तो स्थापना के बाद दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा इसे नामकरण किया गया। और इसको आपको पूछा कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नामकरण किसने किया था, तो एक दादा भाई नौरोजी जो पारसी थे। दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो आप द्वितीय अध्यक्ष भी इन्होंने किया। तो आइए इसको आगे देखते हैं। अब आते हैं यहाँ, देखते हैं कि आपको एग्जाम में प्रथम प्रश्न पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ये सब आपको बुलेट पॉइंट है, हर एक जगह से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। स्थापना स्थल पूछेगा तो ग्वालियर टैंक मैदान, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बम्बई में किया गया। तो आपका ये स्थापना स्थल है जहाँ स्थापना हुई थी। प्रथम तो प्रस्तावित पुणे में था, बट पुणे में एक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था प्लेग, उसकी वजह से आपको बम्बई में स्थानांतरित किया गया। और यहाँ पे इसकी स्थापना की ग्वालियर टैंक मैदान, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बम्बई में। जब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना के समय टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि 72 सदस्य। आप याद रख सकते हैं कि टोटल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष समेत 72 थी। तो 72 सदस्य उपस्थित थे वहाँ पे। आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा कि इसका नामकरण किसने किया था। तो नामकरण जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो उससे बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। तो दादा भाई नौरोजी, इन्हीं की सलाह पे इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। महासचिव की बात करें तो एओ ह्यूम जो एक आप कह सकते हैं कि रिटायर
असैन्य अधिकारी थे, असैन्य अधिकारी थे। तो प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव थे ह्यूम थे वो एक क्या थे। तो देता है कि आपको राजनीतिज्ञ थे, फिर देता है कि वैज्ञानिक थे, फिर देता है आपको कि साहित्यकार थे, फिर एक ऑप्शन रहेगा कि असैन्य थे। तो असैन्य अधिकारी थे, वो भी रिटायर थे। ये मुख्य रूप से इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये भी पूछ सकता है कि जो ह्यूम्स थे वो कहाँ के निवासी थे, तो इंग्लैंड के में स्कॉटलैंड के निवासी थे। और एक रिटायर्ड असैन्य अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी नहीं, असैन्य अधिकारी, जो सिविल सर्विस से रिटायर थे, ये ह्यूम। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो प्रथम अध्यक्षता बीएमएस चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया, WC बनर्जी द्वारा किया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ होता है। तो याद रखिएगा WC बनर्जी थे, न कि SN बनर्जी थे। SN बनर्जी कहाँ थे आपको बताएंगे आगे। गवर्नर जनरल की बात करें तो डफरिन, लॉर्ड डफरिन उस टाइम भारतीय गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर जनरल था। और एक आपको फंसाया क्वेश्चन कि ब्रिटेन के गवर्नर कौन थे। तो ब्रिटेन के गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड ग्लैडस्टोन थे, लॉर्ड ग्लैडस्टोन थे। तो अब भारतीय के साथ साथ ब्रिटेन का भी याद रखिएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम भारत के गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन का PM लॉर्ड ग्लैडस्टोन थे। तो और इससे एक क्वेश्चन आपको फंसाएगा कि एक संस्था थी जिसका नाम था भारतीय संघ। इसका स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आपका आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। और इसी का आगे चलकर विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। जो आपको मुख्य रूप से आपको प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा संगठन था जो सुरेंद्र बनर्जी द्वारा स्थापित किया था, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विलय कर दिया गया था। तो इसी को 1886 ईस्वी में, सॉरी 1886 ईस्वी में, मतलब ये आपका जब स्थापना हुई, स्थापना के बाद 1 साल के बाद 1886 ईस्वी में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। तो एक प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो 1876 ईस्वी में सुरेंद्र बनर्जी और इस आनंद मोहन बोस द्वारा जो आपका स्थापित किया गया था, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कर दिया गया। तो 1886 में इसका विलय कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसका हम जो पृष्ठभूमि देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या पृष्ठभूमि होता है। इसके बाद वार्षिक अधिवेशन होते गया और उसमें विभिन्न तय की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी सम्मेलन जो वार्षिक था दिसंबर में संभवतः आयोजित होता था। और उसको विभिन्न जगहों पे किया गया और विभिन्न जगहों पे करने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों को एकजुट करें और जोड़े, इसीलिए विभिन्न जगहों पे किया गया था। तो ये लगातार हम देख लेते हैं 85, 86, 87, 88, 89, यही चारों को हम देख लेते हैं फिलहाल। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं और कहाँ कहाँ क्या मांग किया गया था और किस तरह से आज़ादी हम लोग को मिली, तो उसे हम देखेंगे। 1885 अभी हमने देखा कि इसका अध्यक्षता WC बनर्जी। आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हुआ, फर्स्ट आयोजन बम्बई में हुआ, सेकंड आपका कलकत्ता में हुआ, सतासी में आपका तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में। और चौथा अधिवेशन आपका हुआ इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक बम्बई पश्चिमी छोर पे है, कलकत्ता पूर्वी छोर पे है, मद्रास दक्षिणी है और इलाहाबाद उत्तर भारतीय स्थान है। तो इन 4 जगहों पे अधिक से अधिक के भारतीयों को जोड़ने के लिए और एकजुट करने के लिए इस अधिवेशन को चारों दिशाओं में, भारत के 4 दिशाओं में किया गया। और इसकी अब अध्यक्षता देख लेते हैं। तो इसकी अध्यक्षता शुरुआती में भी हम देखें कि
WC बनर्जी, जिनको बेमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, इनकी द्वारा की गई और सभी समुदाय को जोड़ने के लिए एक किया गया था। देखिएगा यहाँ पे आपका अध्यक्ष भी बदलेंगे, WC बनर्जी। इसके बाद आपका दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी समुदाय से थे, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका मद्रास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को यहाँ अध्यक्ष बनाया था। प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा किया गया, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद इलाहाबाद में अंग्रेज द्वारा कराया गया। इलाहाबाद में एक अंग्रेज था जॉर्ज यूले। तो चार अधिवेशन, चार जगहों पे विभिन्न रूप से और विभिन्न समुदाय से अध्यक्ष को बनाया गया। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो अधिवेशन हुई थी लगातार 4, इसको भारत को सभी समुदाय और सभी समाज को और सभी भारतीयों को एकता दिखाने के लिए ऐसा किया गया था। और इसीलिए कहीं देख रहे हैं कि बम्बई में मुस्लिम अध्यक्ष, हिंदू अध्यक्ष, कोलकाता में पारसी को बनाया गया और मद्रास में एक मुस्लिम को बनाया गया। फिर आप देखते हैं अंग्रेज को बनाया गया। तो इस तरह से भारतीयों को एकजुट जोड़ना था, सभी समाज को। एक प्रश्न और पूछता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो क्या हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, या मतलब फिर उसका नुकसान हुआ? तो नहीं, वृद्धि हुई। और इसको आप महत्वपूर्ण से देख सकते हैं कि आज़ादी में कितना आंदोलन था कांग्रेस को। तो आइए इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना के बाद विभिन्न लोगों ने, और जो क्रांतिकारी थे या तो फिर कुछ अंग्रेज भी थे, अपने अपने मत दिए कांग्रेस के बारे में, टिप्पणी की। तो आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसकी बुराई कर दिया जाए या जितनी इस पर टिप्पणी किया जाए। अनंतः भारत को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस को महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये इसको देखते हैं। डफरिन ने बोला था कि एक कोई बहुत बड़ा समूह नहीं है, एक सूक्ष्मदर्शी लोगों का, जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक उनका समूह है। यानी कि भारतीयों को तो उसने सूक्ष्मदर्शी कहा था और अल्पसंख्यक कहकर संबोधित किया था। तो इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस से टिप्पणी करके कहा कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का समूह है। अल्पसंख्यक का समूह है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है और कुछ करेगा नहीं आगे चल करके, क्योंकि ये एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का संस्था है। तो डफरिन का कहना था, लॉर्ड कर्जन का कहना था कि कांग्रेस अपने पथ रास्ते में लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में रहते इच्छा होती है कि ये अपने इसका पतन हो जाए। तो इन्होंने पतन के लिए बोला था कांग्रेस को। तो इन्होंने बोला था कि कांग्रेस अपने पथ पे लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे रहते पतन हो, कांग्रेस का पतन हो। तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कांग्रेस अपने पद पे लड़खड़ा रही है और मेरा यही अंतिम इच्छा है कि हमको भारत में रहते हुए इसका कांग्रेस का पतन हो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं। पीजी तिलक ने कहा कि यह एक भीख मांगने वाली संस्था है और क्योंकि ये याचना करने या गिराने में विश्वास नहीं करते थे, ये चाहते थे कि हम अपना जो आज़ादी है हम बहुत जल्द लें और मतलब आक्रामक नीति से लें। इसीलिए इन्होंने आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने पुणे में नवंबर दिसंबर में होम रूल की स्थापना किया और उनके साथ एक इनोवेशन थी, आपको सितंबर में मद्रास के क्षेत्र में कर दी थी। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम इनोवेशन ने सितंबर 1916 में किया और उसके बाद इन्होंने आपको नवंबर दिसंबर में इन्होंने किया था आपका पुणे में। तो इन्होंने दो बात बोला, पहले तो बोला कि यह भीख मांगने वाली संस्था है, यह भीख मांगने वाली संस्था है। और फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि साल में एक बार हमें, वर्ष में एक बार हमें मेढक टरटराने से आज़ादी हमको नहीं मिलेगी। वर्ष में एक बार टरटराने से आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि यह एक भीख मांगने वाली संस्था है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि वर्ष में अगर एक बार हम मेढक टरटराते हैं, चूँकि जो अधिवेशन था एक ही बार होता था साल में, जो दिसंबर के महीने में होता था। तो इन्होंने इसीलिए कहा था कि वर्ष में अगर एक बार टरटराते हैं तो मेढक की तरह तो हमें आज़ादी हमें नहीं मिलेगी।
आगे विपिन चंद्रपाल ने इन्होंने बताया कि यह याचना करने वाली संस्था है। यह याचना करने वाली संस्था है। तो आपको स्टेटमेंट पूछा कि किसने कहा था कि याचना करने वाली संस्था है, तो विपिन चंद्रपाल ने याचना वाली संस्था बताई थी। बंकिम चटर्जी ने भी स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने बोले थे, इन्होंने बताया कि यह कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। अगर पद मिल जाता है तो फिर भारतीयों को भूल जाते हैं। ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त ने बताया कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा है। और लाला लाजपत राय इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस है डफरिन के दिमाग का उपज है। तो इन्होंने बताया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। तो लॉर्ड डफरिन लाला लाजपत राय ने बताया कि जो कांग्रेस है लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। फिरोज मेहता ने बताया कि यह कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं हो सकती है। कांग्रेस की आवाज़ भारतीयों की आवाज़ नहीं है। चूँकि ऐसा इसलिए इन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि जो कांग्रेस में थे उन्हीं को बातों को सुना जाता था और बाकी लोगों को इनके अनुसार नहीं सुना जाता था। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ भारतीय जनता की आवाज़ नहीं हो सकती है, भारतीय की आवाज़ नहीं हो सकती है। तो हमने देखा कि जो शुरुआती में किस तरह से स्थापना हुई और कब हुई, और उसके बाद स्थापना के बाद विभिन्न लोगों ने अपना टिप्पणी किए, तो उसको हमने देखा। इस वजह को दोहरा लेते हैं। लॉर्ड डफरिन जो तत्कालीन वाइस गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह है। उसके बाद कर्जन की बात करते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने बोला है, मगर जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा था, उसको हम सिर्फ शॉर्टलिस्टेड किए हैं। और तो लॉर्ड कर्जन ने बताया कि कांग्रेस अपने पथ पे लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि हम भारत में रहते इसको पतन देखना चाहते हैं, पतन हो जाए इसकी। बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल के नेता थे, इन्होंने बताया कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। और इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया कि वर्ष में अगर एक बार हम मेढक की तरह टकराएंगे तो आज़ादी नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप मेंशन कहीं कर लीजिएगा, मेढक की तरह टकराएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। और फिर विपिन चंद्रपाल भी थे, ये भी गरम दल के नेता थे, इन्होंने याचना करने वाली संस्था बताया इसको। बताया यह याचना करने वाली संस्था है। याचना करने वाली संस्था है। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग सिर्फ पद के भूखे हैं, जो भारतीयों को भलाई नहीं चाहते हैं। और अश्विनी कुमार दत्त ने बताया कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है जो 3 दिन का तमाशा है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय ने बताया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, न कि किन्हीं भारतीयों का। फिरोज मेहता बोले कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, या भारतीय की आवाज़ नहीं है। तो ये आपका डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से स्टेटमेंट किसका है। तो इतना ध्यान रखिएगा तो संभवतः सारी आपको प्रश्न बन जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर रूप में समझ पाया होगा। तो और एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी किसने कहा सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिए थे कि इसको आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तो इसने ऐसा इसलिए कहा था कि चूंकि इसको मुख्य रूप से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए स्थापना की गई थी, और भारत को आज़ादी दिलाना ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। और ये पार्टी जो कांग्रेस थी वो सफल हो गई थी आज़ादी दिलाने में, और इसीलिए इन्होंने कहा था कि जब आज़ादी मिल ही गई तो कांग्रेस रहेगी किस लिए। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा ये सब। और आप लोग को बता दें कि आप देखेंगे कि जो 4 दिन पहले एडीजी साहब बोले कि 1288 पोस्ट बिहार दरोगा
बिहार द्वारा रोस्टरेंस क्रिएट किया जा रहा है और मई में ही वैकेंसी दिया जाएगा। मान लीजिए मई में नहीं दिया जाता तो फिर भी अगर जुलाई जून में आता है तो अगर जून में वैकेंसी आता है तो फिर आपका सितंबर में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में पीटी एग्जाम हो जाएगा। तो उसके लिए अगर चाहते हैं कि सिलेक्शन इसमें हो जाए, क्योंकि पोस्ट कम है, कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा, बट जिस मेहनत जो करेगा वो उसको तो सफलता मिलेगा ही। तो आप लोग लग जाइए अभी से ही करंट पे विशेष रूप से सुबह शाम फोकस कीजिए। और करंट हम भी अपने पास से अपना स्टडी हम भी करते हैं तो हम बना के रखे हुए हैं। अगर किसी को चाहिए PDF तो आपको हम दे देंगे। आपको जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक मेरे पास है। अगर किसी को चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा और निःशुल्क देंगे, कुछ पैसा नहीं देंगे। और PDF आप निकाल के देखिए, बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो बस आज इतना ही। अगला हम वीडियो में देखेंगे कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था मुख्य रूप से और क्या क्या उसमें मुद्दा उठाया गया था, कौन अध्यक्ष थे। तो इस विभिन्न मुद्दों को उसमें हम देखेंगे। तो और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लास्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।